हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कैरियर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बात किया था कि 67 बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग एक नए तरीके से करने जा रहे हैं। और कल हमने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और एक टॉपिक मैंने उठाया था न्यूट्रिशन, उसको हमने जस्ट स्टार्ट किया था। तो कल जो हम लोग ले रहे थे वो हम बैठे हुए थे और ऐसे ही चीज़ों को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। आज हम आपके सामने वाइट बोर्ड पर चीज़ों को सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी होती है उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं और कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आते हैं। बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड की आती है, वो सीबीएसई बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, कहीं का भी हो, वो 10th लेवल का ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। साइंस पूछने का उनका जो मेन मोटो है वो यही होता है कि आपने 10th क्लास तक की जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, यानी कि जो आपकी अप्रोच है, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो आपका कैसा है। क्या आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, उसको क्या आप याद है आपको, या उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, उस महत्व को आप कितना समझ करके उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए वो क्वेश्चंस को उसमें डालता है। जैसे विटामिन्स के बारे में डाल देगा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में डाल देगा, ब्लड के बारे में डाल देगा, हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, कोशिकाएं हैं, आनुवांशिक जो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जेनेटिक चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को आपको डाल देता है। और वो जानना चाहता है कि आपको इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपको उनकी जानकारी है या नहीं है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 67th बीपीएससी प्री में जनरल साइंस में बायोलॉजी का आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो आपका है विटामिन। सर, विटामिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो विटामिन की एक सामान्य समझ आपको होनी चाहिए। वैसे सभी जगह पे आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक बेसिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो विटामिन के बारे में आपको जानना चाहिए वो कुछ पॉइंट को लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन के कार्य क्या हैं, विटामिन के प्रकार कितने हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं, विटामिन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, विटामिन की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं जिनको हम लोग क्या कह देते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़। किसी भी चीज़ की कमी से होने वाले रोग को क्या कह देते हैं, डिफिशियंसी या हीनता जन्य रोग। तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हीनता जन्य रोग। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि विटामिन जो है उसकी कमी से ही हमेशा रोग नहीं होते हैं। कभी कभी जब विटामिन की बॉडी में अधिकता हो जाती है उससे भी कई प्रकार के रोग हमको देखने को मिलते हैं। तो सहज रूप में अगर देखा जाए कि विटामिन क्या है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि विटामिन क्या है। तो सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि जो विटामिन है वो एक प्रकार का पोषक तत्व है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। डेली जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा डाइट होता है, जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, उसका एक तत्व है विटामिन। तो खाने में जो मुख्य स्रोत होगा तो क्या है, तो आप कह सकते हैं विटामिन एक क्या है, आपका पोषक तत्व है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स है। एक चीज़ हो गई। थोड़ा सा अगर विटामिन को साइंटिफिक वे में या केमिकली उसको समझाना हो, एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन क्या है,
तो आप कहोगे विटामिन एक कार्बनिक पोषक तत्व है। कैसा है? एक कार्बनिक पोषक तत्व है, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। कार्बनिक पोषक तत्व कहने का मतलब ये है कि विटामिन में कार्बन तत्व होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जैविक पदार्थों से बने हुए जो पदार्थ होंगे वो कार्बनिक होते हैं। ऑर्गेनिक शब्द आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली जब आप ऑर्गेनिक कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये लिविंग चीज़ों से बनी हो। तो पहले जब इसका नाम रखा गया था कार्बनिक, इसका मतलब अंग्रेजी में उसको कहते थे ऑर्गेनिक, यानी कि जीवों में जो पदार्थ बनेगा वो ऑर्गेनिक होगा, जिसमें लाइफ होगी। क्योंकि विटामिन जो है उसमें कार्बन तत्व होते हैं, तो एक कार्बनिक पोषक तत्व है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे और थोड़ा जाके देखें, पूछा जाए सर जो विटामिन है कार्बनिक पदार्थ तो है, लेकिन मात्रा के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अगर हम मात्रा के अमाउंट में देखें, मात्रा के रूप में अगर देखें, तो हमको बहुत कम मात्रा में डेली विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप थाली में देखते हैं, एक भोजन की थाली हो, उसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, उसके बाद आपको प्रोटीन दिखेगी, फैट दिखेगा, आपको विटामिन, मिनरल, ये चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। यानी कि विटामिन को हमको बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं विटामिन एक क्या होता है? एक सूक्ष्म कार्बनिक पोषक तत्व है। क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म कार्बनिक पोषक तत्व है। माइक्रो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व है ये, यानी कि हमको इसको बहुत कम मात्रा में इसको हमको लेना होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो इंटरनेशनल यूनिट में होती है, IU में होती है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ग्राम में खाते हैं, मिनरल्स हम लोग खाते हैं वो माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में खाते हैं, लेकिन विटामिन हम लोग उसको इतना ट्रेस होता है कि उसको हम इंटरनेशनल यूनिट में उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सूक्ष्म कार्बनिक पोषक तत्व विटामिन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन एक पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में पाया जाता है, एक कार्बनिक पोषक तत्व है और सूक्ष्म कार्बनिक पोषक तत्व है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी हैं। ये हो गया विटामिन है क्या। विटामिन एग्जैक्टली ये शब्द जो है वो वाइटल से आया है, वाइटल। और वाइटल का मतलब होता है आपका क्या? वाइटल का मतलब होता है जैविक, यानी कि एक ऐसा पोषक तत्व है जो जीव के अंदर जीवन को लाने के लिए जरूरी होता है। तो वाइटल से क्या बना है? विटामिन बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की होगी। सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने दिया होगा? तो ध्यान रखिएगा, दो नाम आपके सामने आते हैं विटामिन को लेकर के। एक आता है ल्यूनिन का, एक आता है ल्यूनिन का और एक आता है किसका? फंक का। दो नाम आपको याद रखने हैं, ल्यूनिन और फंक। कहीं कहीं पर यह लिख दिया जाता है कि विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी, ये इस बात सही है, लेकिन विटामिन नाम दिया था फंक ने। ध्यान रखिएगा, विटामिन नाम किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। तो ज़्यादा नाम इन्हीं का फेमस है, ल्यूनिन का नाम उतना फेमस नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ल्यूनिन है तभी आप ल्यूनिन को लगाएंगे, वरना हर जगह पर फंक का नाम ही फेमस है विटामिन से रिलेटेड। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि विटामिन के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ द विटामिन। विटामिन करते क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन क्या क्या काम कर सकता है हमारे शरीर में। इसको जो हम खाते हैं तो क्या क्या काम हमारा जो है वो विटामिन करता है, विटामिन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी।
विटामिन से हमको ऊर्जा नॉन एनर्जी प्रोवाइडर है। विटामिन कैसा होता है? नॉन एनर्जी प्रोवाइडर होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, पहली चीज। अब बात आती है कि अगर विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है तो विटामिन क्या करता है? तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। विटामिन का पहला काम हो सकता है या होता है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना काम क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना पहला काम होता है। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अब बात आती है उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती क्या हैं, तभी आप आगे समझ पाओगे। क्योंकि बार बार ये टर्म आपके सामने आएगा, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसी को हिंदी में कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। मेटाबॉलिज्म एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। और इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, यानी कि वो जीवित है, यानी कि उसके अंदर लाइफ है। अगर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर की जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं सेल के अंदर, जिसको हम लोग जैविक रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है, और एक होता है एनाबॉलिज्म। ये दो शब्दों से मिल करके हम उसको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे शरीर के अंदर दो क्रियाएं हो रही होती हैं। पहली क्रिया होती है जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस रूप में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं। इनको हमको ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जब हम सिंपल मॉलिक्यूल में हमारी बॉडी किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ती है, ब्रेक करती है, तो उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाना कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाएगा। कैटाबॉलिज्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आपने रोटी खाई, तो रोटी में क्या है? स्टार्च है, और डाइजेशन के बाद वो स्टार्च क्या बन गया? डाइजेशन के बाद वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्च एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज एक सिंपल मोनोमर है। तो इसका इसमें टूट जाना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म कहलाता है, अपचय कहलाएगा, अपचय कहलाएगा। और एनाबॉलिज्म इसका उल्टा होता है। जैसे हम दाल वगैरह खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हमने प्रोटीन को खाया और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड बन गया। अब जो अमीनो एसिड बना है, उससे हमारी बॉडी में जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो उस प्रकार की प्रोटीन बनने की प्रोसेस चलेगी। यानी कि हमारी बॉडी में सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं।
सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज से हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का बनना, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो एनाबॉलिज्म में आती हैं। यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ये एनाबॉलिज्म है। ग्लूकोज से हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का बनना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। इसको हम लोग उपचय क्रिया कहते हैं। और उपचय और अपचय को मिला करके एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, अपचय है या उपचय है, या पाचन किस प्रकार की क्रिया है, अपचय है या उपचय है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, अपचय है या उपचय है, प्रोटीन बनने की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, ग्लाइकोजेनेसिस किस प्रकार की क्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा होगा, दीज आर एनाबॉलिक प्रोसेस, और जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा होगा, दीज आर कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। यानी कि सिंपल से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसका उल्टा कर दीजिए, श्वसन की क्रिया। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। एक ग्लूकोज से 6 CO2 बनते हैं। तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन और 6 CO2 में एक कार्बन, यानी कि ग्लूकोज छोटा हो गया है, यानी ग्लूकोज का क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज से CO2 का बनना, इसका मतलब रिस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। प्रोटीन का बनना मैंने बता दिया आपको, ग्लाइकोजन का बनना मैंने बता दिया आपको। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि विटामिन जो होते हैं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, अब कैसे नियंत्रित करेंगी इसको समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों में हमको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे कैटाबोलिक प्रोसेस हो या एनाबोलिक प्रोसेस हो, हर चीज़ में हमको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एंजाइम अकेले काम नहीं करते हैं, इनके लिए कोफैक्टर या को एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपके विटामिन होते हैं, अधिकांश विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कैसे करेंगे, एक्ट एज को एंजाइम। ये जो विटामिन होते हैं वो को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। और मोस्टली विटामिन बी जो होते हैं, अधिकांश जो विटामिन बी होते हैं वो सब को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा काम विटामिन का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर में संक्रमण होने से रोकते हैं। संक्रमण से रक्षा करते हैं, संक्रमण से रक्षा करते हैं। और ध्यान रखिएगा, और एक काम याद रखिएगा विटामिन का, वो ये होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं विटामिन। कैसे करते हैं,
हमारी शरीर में जब बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कई आयंस निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन प्लस, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे जो है वो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। तो रासायनिक क्रियाएं जब होती हैं तो वहां पर क्या निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उसको ये डिस्टर्ब कर देते हैं। इससे कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, कैंसर हो सकता है या सेल की डेथ हो सकती है या पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। इससे कोशिकाओं की उम्र घट जाती है, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा भोजन करने से जिससे हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, या हमारी ऐसा खान पान, हमारी ऐसी गतिविधि है जिससे कि एंटी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो हमको ऐसा भोजन करना चाहिए, हमको ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जिसमें क्या हो कि ऐसे विटामिन हो जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करें, यानी कि जो ऑक्सीकारक होते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं, उनको ये नष्ट कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि रासायनिक क्रियाओं के दौरान जो मुक्त मूलक बनते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं, जिससे कोशिकाओं को होने वाले खतरे से रक्षा हो जाती है, कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं, कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये अलग अलग विटामिन हैं। आगे हम बताएंगे कि कौन से विटामिन में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और चौथा काम, नेक्स्ट काम जो विटामिन का है वो ये है रक्त का निर्माण करना। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में जरूरी होते हैं। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसके मैच्योरेशन के लिए ये विटामिन जरूरी होते हैं। रक्त का निर्माण करने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। और छठा काम इनका होता है वो रक्त का थक्का जमाने में, अगर कहीं पे चोट लग गई है, रक्त का थक्का जमाने में भी विटामिन का उपयोग होता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि विटामिन के कार्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गए विटामिन के कार्य, ये क्या हो गए, विटामिन के कार्य हो गए। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के प्रकार, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। तो मोस्टली आपने सुना होगा कि विटामिन जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और एक होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो कहाँ होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है, यानी कि फैट किस में सॉल्युबल होगा, जो फैट का ही होगा, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो वसा के ही बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील विटामिन है। इनको याद करने के लिए लिख सकते हैं WBC। W का मतलब हो गया वाटर और B और C, यानी कि वाटर में B और C, ये उस ब्लड वाले WBC से तुलना मत कीजिएगा। इसको ये याद करने की एक ट्रिक है। अगर मान लो किसी को नहीं पता है कि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो WBC को आपको याद रखना है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो A होता है,
डी होता है, ई एंड के। इसको बहुत लोग एडक भी कह देते हैं, बहुत लोग इसको उल्टा लिख देते हैं, कीड़ा लिख देते हैं, कीड़ा। अब कीड़ा कहने का मतलब ये हो जाता है कि कीड़ा है, इंसेक्ट है। तो एक गिलास पानी लेंगे आप और एक गिलास पानी में मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें एक अगर आप कीड़ा डालते हैं, इंसेक्ट को डालते हैं, तो ये इंसेक्ट क्या होगा, ये पानी में डूबता नहीं है, पानी में घुलेगा नहीं। मच्छर हो गया या कोई भी ततैया हो गया या कोई भी कीड़ा हो गया, वो पानी में नहीं घुलेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, कीड़ा जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। और कीड़ा का मतलब यहाँ पर क्या है, KEDA, KDEA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए, एडेक भी कह सकते हैं और इसको कीड़ा भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं, अलग अलग विटामिन को किसने किसने खोजा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। विटामिन जैसे ए और बी, विटामिन ए और विटामिन की खोज जो है वो एक ही व्यक्ति थे, मैक्यूलम। मैक्यूलम ने विटामिन ए और बी की खोज की है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्यूलम ने विटामिन ए और बी की खोज की है। होलकट ने विटामिन सी की खोज की है। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की है। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की है। और हेनरिक डैम ने विटामिन ई की खोज की है। और हर्बर्ट इवान ने विटामिन ई की खोज की है। और हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की है। ये आपको नाम याद रखने हैं। ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाता है हेनरिक डैम का, हर्बर्ट इवान का और मैक्यूलम का। हॉपकिंस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन डी का नाम भी दिया था और इन्होंने विटामिन थ्योरी भी दी थी। तो पूछ सकता है कि विटामिन थ्योरी किसने दी है, तो आपको ध्यान रखना है हॉपकिंस ने दी थी। ये हो गया। अब बात आती है कि अलग अलग विटामिन के आपके एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है। विटामिन के केमिकल नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। विटामिन के केमिकल नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते ही हैं। उनको आपको कैसे याद रखना है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको विटामिन के नाम याद नहीं होते हैं तो उसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। तो ध्यान से गंभीरता साथ क्लास में रहिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा और शेयर करते जाइएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन आप पहुँचे। तो रासायनिक नाम याद रखने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि एक ए हो जाता है, बी, सी, डी, ई एंड के, ये विटामिन है। अब अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके नाम लिख देंगे जिसे आपको पता रहे। ए का मतलब होता है, ए का होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन उसको B1 से हम डिनोट करेंगे तो उसको हम लोग थियामीन कह देते हैं। इसका नाम क्या होता है? थियामीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, जैसे डी के तो दो नाम ऐसे होते हैं लेकिन सामान्य रूप से कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। वैसे इसके भी दो नाम होते हैं, नेफ्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हिंदी में इसको आप लिखेंगे तो इसको कह देते हैं रेटिनॉल, थियामीन। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, दो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। जो आपका थियामीन होता है ये आपका क्या है? विटामिन B1 है। ये कंफ्यूजन मत करिएगा। ये थायमीन और थियामीन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में पहला पूछेगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, पहला ऑप्शन दिया रहेगा थायमीन और चौथा दिया रहेगा थियामीन। तो बच्चे ने देखा लिखा है थायमीन, उसी पे टिक लगा दिया, चौथे पे पहुंचता ही नहीं है और उसका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर थायमीन लिखा हुआ है यानी कि ये नाइट्रोजनस क्षार है और ये डीएनए में पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन जो वहाँ पे होते हैं। और थियामीन क्या है? ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है। तो थियामीन हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, फिल्लोक्विनोन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो ए के बगल में टी लिख दी, AR, BT, CA, DC, ET, KP। AR रहमान याद रख लीजिएगा, ब्लूटूथ याद रख लीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ETC एक पंजाबी चैनल है, और कमला पसंद, KP मतलब कमला पसंद। तो ऐसे अगर याद रखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। हिंदी में अगर याद हो रहा है तो आप लिख लीजिए रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, ABCDE और K। रा का मतलब रेटिनॉल, था का मतलब थियामीन, ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, डी का मतलब कैल्सीफेरॉल, ई का मतलब टोकोफेरॉल और फी का मतलब फिल्लोक्विनोन। तो रथ एक टॉफी। अब अगर आपको कोई भी पूछे, अगर आपको याद नहीं है तब भी आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। कैसे? देखिए, अगर आपको नहीं याद है और सामने लिखा भी नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि कौन से विटामिन का क्या नाम है, तो आराम से आप दे पाओगे। जैसे पूछे डी का नाम क्या है, तो डी के आगे क्या लिखा है? क लिखा है, तो क का मतलब कैल्सीफेरॉल। ई का पूछ ले, ई के आगे क्या लिखा है? टॉ का मतलब टोकोफेरॉल। सी के आगे ए लिखा है, ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। तो कोई भी आप नाम याद कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन के नाम नहीं याद हैं तो इस ट्रिक से आपको विटामिन के नाम याद हो जाएंगे। अगर नहीं भी याद है, ऑप्शन में अगर आता है तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए रीजनिंग की तरह, ABCDE के रथ एक टॉफी। आराम से आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको रटने की, याद करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है।
ऐसे ही ट्रिक एक और है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो याद करने के लिए आपको बताता है। वो क्या है उसको आप समझ लीजिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, यहाँ लिख देते हैं B6, B7, B9 और B12। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि B4 और B8 नहीं है। जब आप लिखेंगे क्रम से, जब आप लिखेंगे इसको, तो आपको B1, B2, B3, B5 लिखना है, 4 नहीं लिखना है, B6, B7, B9, B8 नहीं लिखना है। तो 2 नहीं लिखने हैं, 4 और 8 विटामिन की खोज अभी तक नहीं हुई है। इनको याद करने का तरीका क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक ये है, एक लड़का है, उसका नाम है थीरा। थीरा क्या करता है, नई पैंट खरीदता है, नई पैंट पर बहुत फंसा। ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली है तो आपका B1 से संबंधित जितने भी विटामिन हैं वो कभी आप नहीं भूलोगे। थीरा नई पैंट पर बहुत फंसा, थीरा नई पैंट पर बहुत फंसा। लेकिन ध्यान रखना है कि हर जो अल्फ़ाबेट है या जो हर शब्द है वो इसी क्रम में होने चाहिए। अगर क्रम गड़बड़ हो जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि थी हमेशा B1 के सामने आना चाहिए, रा हमेशा B2 के सामने आना चाहिए, नई हमेशा B3 के सामने आना चाहिए, पैंट हमेशा B5 के सामने आना चाहिए, पर हमेशा B6 के सामने आना चाहिए, बा हमेशा B7 के सामने आना चाहिए, फा हमेशा B9 के सामने आना चाहिए और सा हमेशा B12 के सामने आना चाहिए। अगर ये आपने सही से लिख लिया तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपको विटामिन के नाम याद कराने से रोक ले। आप हर हाल में विटामिन वाले क्वेश्चन सही करके आओगे। कैसे? अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, फोलिक एसिड, तो फा कहाँ लिखा है? 9 के सामने लिखा है, यानी B9 का नाम क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक अम्ल हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि नियासिन, नियासिन किस विटामिन का नाम है, तो आंख मूंद के आप बता दोगे निया कहाँ पे है? B3 पर है, तो ये हो गया आपका नियासिन हो गया। है कितना आसान? इससे आसान विटामिन को याद करने का तरीका और कोई नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है, पैंटोथेनिक एसिड, तो पैंट कहाँ पे लिखा हुआ है? B5 पे लिखा हुआ है, तो पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड हो गया विटामिन B5 का। पैंटोथेनिक अम्ल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? पायरिडॉक्सिन, तो पर कहाँ पे लिखा है? B6 के सामने लिखा है, तो इसका नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे बायोटीन किस विटामिन का नाम है, तो बायोटीन बा कहाँ लिखा है? B7 पे लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन, बायोटीन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि साइनोकोबालामाइन
या कोबलामाइन किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोबलामाइन कहाँ पे सा लिखा है B12 पर, तो साइनोकोबलामाइन। साइनोकोबलामाइन जो है ये विटामिन B12 का नाम हो गया। अगर आपसे पूछे राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो B2 के आगे रा लिखा है, तो ये क्या हो गया? राइबोफ्लेविन हो गया। और B1 का नाम तो आपको पहले से पता ही है, थियामीन। तो B1 का नाम तो आपको पहले से पता ही है। इस प्रकार आपने देखा कि B के सारे नाम आपको याद हो गए, और A के भी नाम याद हो गए, B के, C के, D के, E के और K के भी याद हो गए बहुत आसान तरीके से। रथ एक टॉफी और थीरा नई पैंट पर बहुत फंसा, ये दो अगर कोटेशन अगर आपने याद कर ली है तो विटामिन के केमिकल नेम आपसे कोई भी भुलाने की कोशिश नहीं कर सकता है। आप हमेशा उसको याद रखो। अब बात आती है विटामिन को लेकर के कि कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे डी के दो नाम हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना चाहिए। दो ऐसे विटामिन डी के दो ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए और वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। दो विटामिन डी के याद रखिएगा। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो विटामिन डी के दो नाम होते हैं, एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 जो होता है इसका नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल। और D2 का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, कोलकैल्सिफेरॉल। कोलकैल्सिफेरॉल। D3 का नाम होता है, इसका नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल। इसका नाम है कोलकैल्सिफेरॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है? जंतुओं में, मनुष्यों की त्वचा में या किसी भी जंतु की त्वचा में, स्तनधारियों की त्वचा में जो विटामिन डी सन की लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में जो विटामिन त्वचा में बनता है वो D3 होता है। यानी हम लोगों के शरीर में जो विटामिन होता है वो कौन सा है? मानव के त्वचा में जो विटामिन होगा या किसी भी स्तनधारी की त्वचा में जो विटामिन बनता है वो D3 होता है। यानी हम लोगों में कोलकैल्सिफेरॉल विटामिन पाया जाता है, D3 विटामिन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। D2 जो होता है ये मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है और खास करके कवक में बनता है। अर्गो का मतलब होता है, एक एर्गोटिज्म होता है, अर्गो एक फंगी होती है, उसमें बनता है, तो प्लांट में और कवक में पाया जाता है। तो D2 जो है वो मुख्य रूप से कवक में बनता है और D3 जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ बनता है? मनुष्य की त्वचा में बनने वाला विटामिन होता है। सामान्य तौर पे ये कई बार पूछा भी गया है, विटामिन डी कितने होते हैं, तो कौन सा मनुष्य के शरीर में बनता है, तो विटामिन डी बनता कैसे है, किस प्रकार से ये काम करता है, विटामिन डी हार्मोन की तरह कैसे काम करता है, इनके विटामिन के स्रोत क्या हैं, अलग विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं, विटामिन K1 और K2 में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, सोर्स, विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं और
उनकी अनियमितता से, अधिकता से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों ने सेशन में कवर किया है, इसको आप अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा और इसी के आगे अगली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को, इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और कैरियर आईएएस पे लगातार आप जुड़े रहें। थैंक यू।